महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। नमस्कार दर्शकों, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य है जन अभियान चलाकर हर एक व्यक्ति को इस अभियान से जोड़कर हर एक के दिलों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना, साथ ही बीते 75 वर्षों में भारत ने क्या खोया क्या पाया इसकी जानकारी भी जन जन तक पहुंचाना इस महोत्सव का उद्देश्य है। दर्शकों, शिक्षा किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कहना सही होगा कि कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, क्योंकि हमारे छात्रों को आधुनिक शिक्षा और तकनीकी के बल पर अनेकों मंच और माध्यम मिले हैं। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में अग्रसर भारत के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पटना विमेंस कॉलेज की मास कम्युनिकेशन की हेड ऑफ डिपार्टमेंट रोमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहूँगी कि बीते 75 वर्षों में हमारे देश ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास किया और कितना विकास किया। 1947 से अगर बात की जाए तो साक्षरता दर हो, स्कूलों और विश्वविद्यालयों की वृद्धि हो या अनेक संकेतों की अगर बात की जाए तो काफ़ी वृद्धि हुई है। स्कूलों की संख्या जहां 1.4 लाख थी उससे बढ़कर वो 15 लाख हो चुकी है। वहीं कॉलेजों की अगर बात की जाए तो पहले आज़ादी के समय कॉलेजों की संख्या 578 थी, जो आज के डेट में 42,343 कॉलेजेस हैं। साथ ही यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो जहां 27 यूनिवर्सिटीज़ पहले थे, जो आज के डेट में 1043 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले और अभी में शिक्षा का जो सफ़र रहा जिसके बारे में आप अभी हमें बताएं, तो ये जानना चाहूँगी कि आधुनिक तकनीक से क्रांतिकारी बदलाव आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप कहाँ तक सहमत हैं इससे, आपके क्या विचार हैं? आधुनिक शिक्षा में अगर हम क्रांतिकारी बदलाव की बात करें तो मैं उससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। आज कोरोना काल से खासकर देखा जाए तो आधुनिक शिक्षा, तकनीक शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इसी तरह ऑनलाइन एजुकेशन बस वहीं तक सीमित नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर हम आज के डेट में भी, आज के तारीख में भी अगर देखें तो कोरोना काफ़ी हद तक जो ख़त्म हो चुका है, फिर भी हम ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, मेडिएटेड लर्निंग का प्रयोग कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से ऑफलाइन एजुकेशन तो चला ही रहे हैं, साथ ही जो लोग वंचित हैं वहाँ पहुंचकर शिक्षा प्राप्त करने से, उनके लिए तरह तरह के ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो शिक्षा में ऑनलाइन, खासकर आधुनिक शिक्षा में काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। वहीं अगर साक्षरता दर की बात करें तो एक तरफ जहां 1951 में साक्षरता का प्रतिशत 19.3 था, जबकि 2001 में वह दर 65.4% हो गया। साथ ही 1951 में 6 से 11 आयु के जो बच्चों थे उनका नामांकन का अनुपात 43% था, जो 2001 में 100% हो गया। मैम, जैसा कि आपने बताया कि तकनीकी और आधुनिक शिक्षा की वजह से हमारी जो निरक्षरता की दर है उसमें बहुत कमियां आई हैं। लोगों ने अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू किया है और साक्षर बने हैं ज़्यादातर। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि तकनीकी
शिक्षा की वजह से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तकनीकी शिक्षा में तकनीकी के साथ अगर समस्याओं की बात करें तो कई तरह की समस्याएं हैं। जैसे कि अगर बात करें हम ऑनलाइन एजुकेशन की, जैसे मैंने बात की, या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो खासकर बहुत मामलों में बहुत कठिनाई होती है कई जगहों पर। हम वो बात करते हैं कि हम 5G यूज़ कर रहे हैं या 5G की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन अगर आज की डेट में भी आप देखें तो रूरल इंडिया में आपको, या फिर आप रूरल बिहार में ही अगर हम बात करें तो बहुत जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत जगह जो छात्र हैं वो उनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो एक तरफ जहां हम कह रहे हैं कि हम साक्षरता की दर की बात कर रहे हैं या फिर हम प्रगति की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर कुछ रुकावटें हैं या फिर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं है। जो लोग, जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है। खासकर हम कोरोना काल की अगर एक बार मैं फिर से बात करूंगी कि किस तरीके से उनके पास ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से किस तरीके से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसी तरह से अगर कोरोना काल की बात करें तो देखा जाए तो किसी का भी ईयर बैक नहीं हुआ, किसी का ये साल बर्बाद नहीं हुआ। कई कठिनाइयों के रहने के बावजूद भी उन्होंने अपना सेशन जो है समय पर कंप्लीट किया। मैम, आपसे ये जानना चाहूँगी कि बिहार में तकनीकी शिक्षा की उत्पत्ति के बारे में बताएं और इसकी आवश्यकता क्यों समझी गई? बिहार शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। अगर कॉलेजों की बात करें तो पहले की तुलना में आज के डेट में बिहार में कई तरह के कॉलेजेस खुल चुके हैं, जहां एक और नेशनल लेवल के कॉलेजेस जैसे कि निफ्ट पटना हुआ, BIT पटना हुआ, NIT पटना हुआ, IIT पटना हुआ, इस तरह के कॉलेजेस तो खुले ही हैं नेशनल लेवल के। साथ ही मैनेजमेंट स्कूल भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बिहार भी किस ओर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। इन सारे नेशनल लेवल के कॉलेजेस को बिहार में लाने का मतलब यही है कि यहाँ के जो बच्चे पलायन कर रहे हैं या बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ अब पढ़ सकते हैं। अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आकर पढ़ाई कर रहे हैं, इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं और यहाँ से डिग्री प्राप्त करके अच्छे जगह पे काम करने के लिए जा रहे हैं। मैम, जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षा और तकनीकी की जानकारी होना कितना आवश्यक है? जनसंचार के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बिना टेक्नोलॉजी के यह कोर्स पूरा करना मुमकिन ही नहीं है। शुरुआत अगर हम प्रिंट से करते हैं, जैसा कि ये 3 साल का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन की बात करें तो 3 साल का ये कोर्स होता है। प्रिंट से शुरुआत अगर हम करते हैं तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की जानकारी होना कितना आवश्यक है। साथ ही अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएं या फिर आज का जो दौर है डिजिटल मीडिया का, उसमें आपके पास तकनीकी की जानकारी होना, उस पर अच्छी पकड़ होना बहुत आवश्यक है। तकनीकी की आवश्यकता जनसंचार में लोगों को ना सिर्फ आगे ले जाती है, बल्कि आज के डेट में अगर आप हमें देख भी पा रहे हैं तो यह भी तकनीकी का प्रयोग है, जिसकी वजह से आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो जब तक इस पे जो लोग इसमें की पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक इस पर इनकी पकड़ नहीं होगी, तब तक जनसंचार की पढ़ाई ही पूरी नहीं होगी। तो यह तो फुल्ली टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टडी है और इसीलिए इसका नाम वोकेशनल कोर्स के अंदर ये आता है, जहाँ आप सिर्फ कन्वेंशनल एजुकेशन या सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है आप नहीं फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, जहाँ पे आपको तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स, तरह तरह के इक्विपमेंट्स चलाने सिखाए जाते हैं। वहीं डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करें, डिजिटल मीडिया आज के डेट में आपके पास सारा कुछ प्रिंट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, ये सारा कुछ डिजिटल पर उपलब्ध है। न्यू मीडिया के नाम से जाना जाता है। मोबाइल जर्नलिज्म, जो कि यूज़र एंड फोर्थ स्क्रीन की अगर हम बात करते हैं, तो आज की डेट में अगर हम देखें तो सब कुछ जो है हम मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। अगर पेज एडिटिंग की बात करें, प्रिंट की अगर हम बात करें तो पेज एडिटिंग की बात करें, पेज बनाने की बात करें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो न्यूज़ किस तरीके से हम बना रहे हैं उसके लिए भी मोबाइल का प्रयोग हम कर रहे हैं, या फिर डिजिटल मीडिया की बात करें तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सभी के लिए मोबाइल का होना, मतलब फोर्थ स्क्रीन जिसके नाम से जो जाना जाता है, इसका कितना महत्व है आज की डेट में, वो देखने लायक है। और आज की जो छात्राएं जो जर्नलिज्म का कोर्स कर रही है, मेरा उनके लिए यही कहना है कि बस आप किताबी नॉलेज के साथ आप जर्नलिज्म में अपना करियर जो है वो नहीं बना सकते। आपको टेक्नोलॉजी, मतलब तकनीक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी और उस पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। मैम, ये जानना चाहूँगी कि वर्ष 2009 में
जो मौलिक अधिकार बने शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसका हमारे देश पर क्या क्या प्रभाव पड़े? जी, शिक्षा के मौलिक अधिकार जो राइट टू एजुकेशन 2009 में जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस एक्ट के अंदर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन अनिवार्य किया गया है। राज्य को मुहैया कराना है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है हम अपने स्टूडेंट्स को दे सकें। इससे न सिर्फ सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, बल्कि इससे हमें बच्चे जितना नॉलेज गेन कर रहे हैं, जितने पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे उनको आगे इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, डिसीजन मेकिंग उनकी बढ़ रही है। साथ ही बहुत सारे एडमिशन्स में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। लोग जो हैं फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की वजह से लोग बढ़ चढ़कर आगे आकर स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डेवलप हुआ है, काफ़ी निर्माण भवन और सुविधाएं भी जो हैं काफ़ी उसमें भी काफ़ी वृद्धि देखी गई है, उनके निर्माण में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। मैम, जैसा अभी आपने बताया कि ये जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में कि क्या क्या उसके असर पड़े हमारे देश पर, तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डिजिटल शिक्षा के क्या क्या उल्लेखनीय प्रयास रहे हैं? जी, डिजिटल शिक्षा जो है आज के दौर में इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज हम जिस तरीके से हम डिजिटल मीडिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत भी हम हर कुछ डिजिटाइज हो रहा है जैसा कि देख रहे हैं, तो उस केस में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग जो है ये आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो अलग अलग जगहों पर हैं, जो डिजिटल शिक्षा, जो स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, या उनकी अपनी अपनी कोई अपना उनका कोई रुकावट है या कोई अपनी मजबूरी है। उन लोगों के लिए डिजिटल शिक्षा जो है एक बहुत उनके लिए बहुत अच्छा एक कदम साबित हुआ है। अगर ऑनलाइन कोर्सेज़ की बात करें तो कोर्सेरा है, मूक है, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से वो फ्री डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उन सारे प्लेटफॉर्म्स में पेड वर्जन भी है आपके पास और फ्री शिक्षा भी उपलब्ध है। तो इन जगहों पर आप इनरोल होकर आप घर बैठे डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अब आपके लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे छात्राएं जो वंचित हैं, कॉलेज नहीं जा सकती या जिनकी अपनी मजबूरी है, या अगर उनके परिवार वाले उन्हें नहीं अलाउ करते हैं, या सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, तो उन लोगों के लिए डिजिटल शिक्षा एक बहुत बड़ा कदम है। डिजिटल शिक्षा के तहत वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। वो घर बैठे ई लर्निंग की मदद से वो अपने डिग्री अटेंड कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद वो जॉब भी पा सकते हैं। तो इक्वल वैल्यू जो है वो डिजिटल शिक्षा या ई लर्निंग के माध्यम से जो आप कोर्सेज कर रहे हैं, जो आप डिग्री या मास्टर्स कर रहे हैं, उस प्रदान की गई है। साथ ही अगर हम विदेशों की बात करें, विदेशों में जो डिजिटल शिक्षा काफ़ी समय से चल रहा है, हमारे तरफ से अगर हमारे देश में अगर देखा जाए तो कोरोना काल से डिजिटल शिक्षा को ज़्यादा अहमियत देना हमने शुरू किया है, क्योंकि इसके पहले हम उतनी ज़्यादा डिजिटल शिक्षा के प्रति ध्यान हमारा नहीं था या हम इतने जागरूक नहीं थे। बट कहते हैं ना, जब ज़रूरत पड़ती है या जब क्राइसिस सिचुएशन आता है तभी हम उस पर काम करना शुरू करते हैं या तभी हम उस पर एक्ट करना शुरू करते हैं। तो कोरोना जो जिससे बहुत जाने गई, जो हमारे लिए, जो देश के लिए बहुत ख़राब समय था, उस केस में अगर देखा जाए तो एक फ़ायदा भी ये हुआ है कि हम लोग ई लर्निंग या हम डिजिटल शिक्षा, डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़े हैं। उस समय की अगर बात करें, खासकर कोरोना के समय की अगर हम बात करें, तो किस तरीके से बहुत सारे लोग जिनका साल बर्बाद होने से बच गया, या जो लोग ई लर्निंग की मदद से, ऑनलाइन लर्निंग की मदद से अपनी शिक्षा तो पूरी किए ही, साथ ही ई लर्निंग की मदद से शिक्षा तो पूरी किए ही, साथ ही वह जो टीचर्स की बात करें, प्रोफेसर्स की बात करें, तो किस तरीके से उन्होंने भी, जो आज तक कंप्यूटर नहीं चलाए होंगे या ऑनलाइन नहीं कैपेबल थे, उन्होंने भी किस तरह का जुगाड़ लगाकर, किस तरह की मदद से वह अपनी डिजिटल हैंड्स प्रैक्टिस जो है उन्होंने पूरी किया, जिसकी वजह से वो छात्रों को या अलग अलग जगहों पर बसे बच्चों, छात्राओं को उन्होंने पढ़ाया। इसके साथ ही
अगर आज के डेट में भी बात करें, जब जहां हम कोरोना पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन आज के डेट में अगर भी हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज हैं जो दूसरे शहर या दूसरे राज्य या दूसरी जगह पे या बाहर विदेशों में हो रहा है, जिसको हम डिजिटल माध्यम से हम उसको ले पा रहे हैं, हम उसकी पढ़ाई कर पा रहे हैं, उसको अटेंड कर पा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि आज स्कूल के बढ़ते संस्थानों की स्थिति कैसी है और बीते 75 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानती हैं? जी, स्थिति की बात की जाए तो शिक्षा संस्थानों की अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की अगर बात करें तो हम काफ़ी प्रगति कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि किस तरह से नेशनल लेवल के कॉलेजेस जो हैं यहाँ पर खुल रहे हैं। NIT, BIT, NIFT, ये सारे कॉलेजेस का यहाँ आना, जिससे कि यहाँ के छात्रों का पलायन जो पहले हो रहा था वो काफ़ी कुछ हद तक रुका है। इसके साथ ही पहले जो लोग बिहार नहीं आना चाहते थे वो छात्र भी बाहर से या इनफैक्ट फॉरेन कॉलेजेस के भी बच्चे जो हैं यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम नेशनल कॉलेजेस यहाँ पर स्टार्ट किए हैं। या पहला बी स्कूल जो CIMP चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना है, उसकी बात करें तो ये सारे खुलने से, या फिर इनकी स्थितियों की बात करें तो अगर हम नेशनल लेवल की कॉलेजेस हमने स्टार्ट किया है तो स्थिति की बात करें तो डिजिटल सुविधाएँ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर बेस्ड क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम, जहाँ पर आप कन्वेंशनल टीचिंग जो है उससे आगे बढ़कर आप प्रोजेक्टर बेस्ड क्लासरूम, मतलब जहाँ पे आप प्रोजेक्टर की मदद से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम, जहाँ पर आपको कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं है, आप स्मार्ट बोर्ड के मदद से ही अपने बच्चों को सारा कुछ सारी पढ़ाई जो है उसकी मदद से पढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस में ये चीज़ें, ये सुविधाएं जो हैं अब उपलब्ध हैं। या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासरूम की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। स्कूलों की बात करें तो आज के डेट में स्कूल में भी अगर हम बात करें तो बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका बैग का बोझ जो पहले बहुत ज़्यादा होता था, उस बोझ को कम करने के लिए हम क्लासरूम की फैसिलिटी जो है वो शुरू किए हैं, जहाँ पे उनको हम क्लासरूम मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन या टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन हम उनको दे रहे हैं, जिससे कि उनके जो कंधों पर इतना बोझ था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। वहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो पहले पॉलिसी जो 1968 में आई थी, पहली महिला प्रधानमंत्री पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको लाया था 1968 में। वहीं आज की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 की अगर हम बात करें तो पहले का जहां पैटर्न था 10+2 पैटर्न था, जहां पे अब हम 5+3+3+4 पैटर्न की बात कर रहे हैं, जहां पर एलिमेंट्री एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हाई स्कूल एंड देन 4 साल हम कॉलेज शिक्षा को महत्व दे रहे हैं। तो इस तरीके से, या फिर हम रीजनल लैंग्वेज को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। साथ ही क्लास 6 के बाद से इंटर्नशिप के लिए जो है स्टूडेंट्स जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की हमने यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बात की है, जो कि सबसे पहले अभी कर्नाटका जो है इसको लागू कर चुका है और दूसरा मध्य प्रदेश भी इसको दूसरा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है जिसने इसे लागू कर लिया है, और बाकी सारे राज्य भी इस ओर ट्रेनिंग जो है अपने कॉलेजेस में अपने टीचर्स को, अपने प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक गोल है कि हम 2035 तक 50% इनरोलमेंट रेशियो जो है, हम ये 50% लोग जो हैं इस चीज़ को अप्लाई, मतलब 50% लोग जो हैं इसको लागू कर पाएँ, तो हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं लगातार ट्रेनिंग देकर। मैम, चलते चलते आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में मैं इस बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अब जो कि इतनी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं आपके पास, अगर हम पिछले 75 साल में देखें तो लगातार जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं, तो अब किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, उनको अग्रसर होना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी है। खासकर महिलाओं की अगर हम बात करें तो शिक्षा उनके लिए, क्योंकि कहा जाता है, जैसा हम कहते भी हैं कि अगर हमने एक महिला को अगर शिक्षित किया तो हम पूरे घर को शिक्षित करते हैं। इस संदेश को मैं यही कहना चाहूँगी कि सबका पढ़ना, सबका बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर इस तरह की सुविधाएं जब उपलब्ध हैं, इस तरह का
इस तरह की सुविधाएं जब हमें सरकार मुहैया करा रही है या इतने हम प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी को भी वंचित नहीं रहना चाहिए। मैम, आप यहाँ आई और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आजादी के वर्षगांठ पर, आजादी के वर्षगांठ पर चलो मनाएं उत्सव। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाएं। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव।